কোনো প্রকার পাসপোর্ট লাগবে না, আমি এখন ভারতে ঢুকে। सीएम ममता बनर्जी खुद एक स्टेटमेंट देती हैं कि अगर बांग्लादेश से कोई आए तो बंगाल उसकी मदद करेगा। वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट जहां के लोग अपने ही घर में सुरक्षित महसूस नहीं करते, जहां कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। कुछ लोगों के लिए बंगाल में जिंदगी एक रूटीन है, लेकिन कई लोगों के लिए वही जिंदगी एक स्ट्रगल बन चुकी है। कभी किसी जुलूस के बाद तो कभी किसी अफवाह के बाद कुछ मिनटों में ही सब कुछ बदल जाता है। कई बार जब दंगा या वायलेंस हो रहा होता है तो कोई रोकने वाला नहीं होता, न पुलिस एक्टिव रहती है, न ही एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई जवाब होता है। पिछले कुछ महीनों में जो बंगाल से तस्वीरें या वीडियो सामने आई हैं, इंसान को अंदर तक हिला देने के लिए काफी है। ये सिर्फ एक कम्युनल इशू नहीं है, ये गवर्नेंस का इशू है, ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, और शायद एक वार्निंग भी कि अगर हमने वक्त पे नहीं समझा तो इसका खामियाजा बहुत बड़ा भरना पड़ सकता है। और इसी वार्निंग का सबसे बड़ा सबूत है अप्रैल 2025 में हुआ मुर्शिदाबाद वायलेंस। इसी वायलेंस पर जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक फैक्ट चेक फाइंडिंग कमेटी बनाई तो उसने अपनी रिपोर्ट में जो लिखा उसने सबको हैरान करके रख दिया। रिपोर्ट में ये साफ लिखा था कि 11 अप्रैल 2025 को जो वायलेंस हुआ उसमें लोकल पुलिस पूरी तरह से इनएक्टिव थी और अटैक लोकल काउंसिलर महबूब आलम के डायरेक्शन में हुआ। अटैक के दौरान गारमेंट मॉल लूटा गया, कई घर जलाए गए और मास्क पहने हुए अटैकर्स ने शमशेरगंज जैसे इलाकों से आकर वायलेंस को अंजाम दिया। रिपोर्ट में ये भी लिखा गया था कि शमशेरगंज के एमएलए खुद ग्राउंड पर मौजूद थे। उन्होंने देखा कि किस घर पे अटैक नहीं हुआ है और उसके बाद अटैकर्स से उन्हीं घरों को निशाना बनाने को कहा। पुलिस को बार बार कॉल किया गया लेकिन किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। और सोचिए कितनी प्लानिंग के साथ ये सब किया गया होगा। विक्टिम्स ने बताया कि अटैकर्स ने उनके घर के आसपास के सारे पानी के सोर्सेस बंद कर दिए ताकि आग बुझाने का कोई जरिया ही ना बचे। यहाँ तक कि कपड़े भी जानबूझकर सारे जला दिए गए ताकि उनके पास पहनने के लिए कुछ भी ना बचे। सबसे हैरानी की बात ये थी कि ये सब कुछ उस जगह से सिर्फ 300 मीटर दूर था जहाँ पे पुलिस स्टेशन था, और फिर भी कोई मदद नहीं आई। जब बंगाल जल रहा था, जब लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, तब कोलकाता पुलिस का कहीं पता नहीं था। लेकिन जब शर्मिष्ठा पनोली को अरेस्ट करना था तो गुरुग्राम तक पकड़ने चले गए। ये वही कोलकाता पुलिस है जिसने कोलकाता रेप केस में एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे लगा दिए थे। ये सारी चीजें सिर्फ एक चीज बताती है कि सिस्टम की प्रायोरिटीज क्या है और आम लोगों की जिंदगी की कीमत उनके लिए कितनी अहम है। मुर्शिदाबाद का वायलेंस कोई अकेला केस नहीं था। वेस्ट बंगाल में वायलेंस का ये सिलसिला कोई नया नहीं है। रामनवमी के जुलूस से लेकर पंचायत इलेक्शंस तक ये सब कुछ एक कम्युनल या पॉलिटिकल बैटलफील्ड बन जाता है। 2023 के लोकल बॉडी इलेक्शंस के दौरान भी बंगाल ने हिंसा के यही पैटर्न्स दिखे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ इलेक्शन रिलेटेड क्लैशेस में लगभग 48 से 55 लोगों की मौत हुई। बैलेट बॉक्सेस जलाए गए, पोलिंग बूथ तोड़ दिए गए और पब्लिक स्पेसेस को बैटलफील्ड बना दिया गया। यही नहीं, 2024 में जुलाई के महीने में र्यूमर्स के नाम पर मॉब अटैक्स हुए जहां 8 लोगों की जानें चली गई। और इन सब के बीच एक कॉमन चीज थी व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेजेस, फोटोज, वीडियोस, र्यूमर्स, पॉलिटिकल मैसेजिंग और एक साइलेंट सिस्टम जो हमेशा वक्त पर फेल हो जाता है। ये सिर्फ एक कम्युनल या लोकल सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिस्टमेटिक ब्रेकडाउन है जिसका इम्पैक्ट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वेस्ट बंगाल का पॉलिटिकल नैरेटिव समझने के लिए हमें उसका पॉपुलेशन स्ट्रक्चर भी समझना होगा। 2011 के सेंसस के हिसाब से बंगाल की 27.01% पॉपुलेशन मुस्लिम है, जबकि 70.54% हिंदू। इस स्टेट के 19 डिस्ट्रिक्ट्स में से 3 ऐसे हैं जहां मेजॉरिटी मुस्लिम में है और मुर्शिदाबाद भी इन्हीं 3 में से एक में आता है। ये डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर सिर्फ एक नंबर नहीं, ये बंगाल के पॉलिटिकल डिसीजंस और वोटिंग पैटर्न्स को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। इसी वजह से एनआरसी, सीएए और इनफिल्ट्रेशन जैसे मुद्दों पर बंगाल का रिएक्शन दूसरे स्टेट से बिल्कुल अलग रहता है। और इन सब के बीच 2026 का वेस्ट बंगाल का असेंबली इलेक्शन सिर्फ 1 साल दूर है। और आप ही सोचिए कि अगर अभी ही ये हाल है तो इलेक्शन जब करीब होंगे तब क्या होगा। जब हम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो एक और सबसे बड़ा कंसर्न सामने आता है इलीगल इन्फिल्ट्रेशन का। वेस्ट बंगाल की लोकेशन उसे एक सेंसिटिव एरिया बनाती है क्योंकि ये बांग्लादेश के साथ 2000 से ऊपर किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। इस बॉर्डर का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां के लोग आसानी से बिना रोक टोक के, बिना चेकिंग के बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। बंगाल ही नहीं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से भी बांग्लादेशी आसानी से इंडिया बिना वीजा या पासपोर्ट के आ जाते हैं।
आज के टाइम में ये बॉर्डर इतना ओपन हो चुका है कि बांग्लादेशी यूट्यूबर्स ने भी ओपनली अपनी वीडियोस में दिखाया है कि बिना किसी वीजा या पासपोर्ट के इंडिया में घुसना कितना आसान है। यहाँ से दिल्ली, मुंबई, आसाम, झारखंड तक सेटल हो जाते हैं और इन्हें यहाँ फेक आधार कार्ड, राशन कार्ड और यहाँ तक कि वोटर आईडीज तक मिल जाते हैं। दिल्ली के शाहीन बाग प्रोटेस्ट के दौरान भी ऐसे ही इलीगल बांग्लादेशीज की प्रेजेंस रिपोर्ट हुई थी। महाराष्ट्र और झारखंड में भी इनफिल्ट्रेशन का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, स्पेशली ट्राइबल बेल्ट्स में जहाँ आइडेंटिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन वीक है। बंगाल के अंदर भी ऐसे जोन्स हैं जैसे कूच बिहार, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगानास, जहाँ इनफिल्ट्रेशन एक कॉमन इशू है। इसका इम्पैक्ट सिर्फ डेमोग्राफी तक लिमिटेड नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी, जॉब्स, इंटरनल स्टेबिलिटी और इवन पॉलिटिकल बैलेंस पे भी असर पड़ता है। बॉर्डर से सिर्फ लोग नहीं आते, इलीगल आर्म्स और ड्रग्स का स्मगलिंग भी हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बंगाल के कई डिस्ट्रिक्ट क्रॉस बॉर्डर क्राइम का हब बन चुका है, जहां बांग्लादेश के थ्रू इलीगल वेपन्स इजीली एंटर हो जाते हैं। कई बांग्लादेशी टूरिस्ट वीजा पर तो आते हैं लेकिन वापस नहीं जाते, यहीं रह जाते हैं, फिर बंगाल, मुंबई हर जगह फैल जाते हैं। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि जब सीएम ममता बनर्जी खुद एक स्टेटमेंट देती हैं कि अगर बांग्लादेश से कोई आए तो बंगाल उसकी मदद करेगा। जब एक इलेक्टेड लीडर ऐसा सिग्नल देता है तो मैसेज क्लियर होता है। इलीगल एंट्री और सिस्टम के बीच की लाइन और ब्लर हो जाती है और अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा, पूरे देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। एनआरसी और सीएए का मुद्दा बंगाल में सबसे ज्यादा हीटेड रहा है। एक तरफ लोगों को अपनी नागरिकता का डर है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज इस मुद्दे को अपने हिसाब से शेप करते हैं, जिससे पब्लिक कंफ्यूजन और पोलराइजेशन दोनों बढ़ती है। इलीगल इन्फिल्ट्रेशन और लॉ एंड ऑर्डर का इशू बंगाल में एक और वजह से और भी कॉम्प्लेक्स बन जाता है और वो है पॉलिटिक्स। टीएमसी जो पिछले काफी समय से बंगाल में पावर में है, उनके गवर्नेंस मॉडल पर कई बार सवाल उठ चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव इनएक्शन, पुलिस की न्यूट्रलिटी पे डाउट और पब्लिक सेफ्टी के मामले में बंगाल हेडलाइन में अक्सर बना रहता है। बंगाल का पॉलिटिकल स्पेस अब दो पोल्स के बीच खिंच गई है, एक तरफ टीएमसी, दूसरी तरफ बीजेपी। इस इंटेंस राइवलरी का असर सीधा ग्राउंड पर दिखता है। रैलीज में हिंसा, स्लोगन्स के नाम पर प्रोवोकेशन और वोटर्स का कम्युनल लाइंस में बढ़ जाना। पंचायत इलेक्शंस हो या रामनवमी का जुलूस, हर इवेंट एक पॉलिटिकल टेंशन का रीजन बन जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पब्लिक सेफ्टी का मुद्दा इस पॉलिटिकल लड़ाई में कहीं खो जाता है। सिस्टम तब रिएक्ट करता है जब सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। 2023 के पंचायत इलेक्शंस में ऐसी विजुअल सामने आई जहां बैलेट बॉक्सेस को तालाबों में फेंक दिया गया। ये कोई अकेला इंसिडेंट नहीं था, बंगाल में इलेक्शन वायलेंस का एक पैटर्न बन चुका है। इसमें बूथ कैप्चरिंग, अटैक्स ऑन ऑपोजिशन वर्कर्स आम बात हो चुकी है। लोगों का भरोसा सिर्फ सिस्टम से नहीं, गवर्नेंस के ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी से भी जुड़ा होता है। लेकिन जब गवर्नेंस एक पार्टी सेंट्रिक हो या रिवेंज सेंट्रिक हो तो ना जस्टिस मिलता है और ना ही सेफ्टी। और आज बंगाल के कई सिटीजन इसी अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं, जहां उन्हें न सिस्टम पे भरोसा है न ही नेताओं पे। आज वो प्रेसिडेंशियल रूल चाहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या बंगाल के लोग सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गए हैं या फिर उनकी आवाज सुनने वाला कोई होगा। 2026 के इलेक्शन तक सिस्टम सुधरेगा या हालात और बिगड़ेंगी? इन सभी सवालों के जवाब मैं आप पर छोड़ देती हूँ। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।